कानून ये नहीं है कि आप फेयर हैं या नहीं हैं, कानून ये है कि क्या दूसरे आपको फेयर समझते हैं। अगर इस केस में अरविंद केजरीवाल के माइंड में स्लाइटेस्ट डाउट है कि उसको जस्टिस शर्मा से पूरा न्याय नहीं मिलेगा, तो बेहतर ये होता कि वो रिक्यूज कर लेते, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि कोई और जज भी उन्हें कन्विक्ट ही करता। सोशल लाइफ को पॉलिटिकल लाइफ से हमेशा इक्वेट नहीं किया जा सकता है। अब इनका मेरिट्स, इनका केस है। अब इन्होंने एक वक्तव्य दिया कि मैं जब गई मेरा प्रमोशन हुआ, जो कि एक कॉन्टेंसस चीज़ है। अगर कैजुअली कहा गया तो अलग बात है, लेकिन अगर सीरियसली कहा गया तो ये एक विवादास्पद वक्तव्य है। प्री डिस्पोजिशन ऑफ माइंड, यानी क्या माइंड एक तरफ टिल्ट कर रहा है, क्या माइंड में कोई एक व्यू है उस मुद्दे को लेकर। तो ये मैटर, क्योंकि ये जज साहिबा पहले सुन चुकी हैं, इसका मतलब इनका माइंड में कोई प्री डिस्पोजिशन था। और अगर प्री डिस्पोजिशन था तो ये केस रिक्यूजल का था। रिक्यूजल इनके लिए बेहतर होता, इनके बच्चों के लिए बेहतर होता, और इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए बेहतर होता। संयोग ऐसा रहा कि अभी हाल ही के दिनों में मैं अंडमान घूमने के लिए गया था, तो मैंने उस जगह को देखा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि बहुत ही सुंदर जगह है, और मैंने पहली बार हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह देखी। और ये सारा जो प्रोजेक्ट है घूम फिर के अल्टीमेटली आना है कि वहाँ पर टूरिज्म हो, वहाँ पर रोजगार पैदा हो, ये सारी चीज़ें। और गंदगी वो जो हजारों हजार साल से कोई चीज़ अभी बची हुई है, वो फिर उसी शहरीकरण के चपेट में आकर उसी गंदगी का हिस्सा, और वहाँ पर वही सारी गंदगी फैल जाए। कहा जाता है कि ये जो कई जगहों की बर्बादी के लिए वो ट्रैवल राइटर्स जिम्मेदार हैं, जो उन जगहों को खोज के उनके बारे में लिखते हैं। तो फ्रैंक स्मिथ जो हैं, जिन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स को खोजा था 1931 में, ब्रिटिश माउंटेनियर, उनके बारे में कहा जाता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स की बर्बादी के लिए यही जिम्मेदार है, क्योंकि इसने दुनिया को इसने पहली बार नहीं, उसने डॉक्यूमेंट किया कि इतनी खूबसूरत जगह। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस हफ्ते इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनका परिचय करवाऊंगा और एक दो छोटी छोटी जानकारियां दूंगा। उसके बाद मेरे साथी विकास कुमार आप लोगों को इस हफ्ते की जो बड़ी सुर्खियां रही हैं, जो बड़ी हेडलाइंस रही हैं, जो खबरें रही हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे साथ ऑनलाइन सबसे पहले मैं जिनका परिचय करवाने जा रहा हूँ, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप एक एकेडमिशियन हैं, कानूनी विद्वान हैं, नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के वीसी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। और इसके अलावा स्टूडियो में हमारे तीन साथी बल्कि, और आप इन तीनों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, विकास, आनंद और हृदेश। आप बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले, चूँकि हमारे साथ प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जुड़े हैं और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं, और पहले जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका लगाई, और जो दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा मसला था जिसमें वो सुनवाई कर रही थी, और जो लोअर कोर्ट्स द्वारा उनको बरी किया गया था इस मामले से, उस मामले को ऊपर के हाई कोर्ट में अपील की गई और उस मामले में वो सुनवाई कर रही थी। और अरविंद केजरीवाल ने इसमें कई सारे सवाल खड़ा किए थे कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की जो बेंच है वो इस मामले में बहुत निष्पक्ष तरीके से उनके मामले की सुनवाई नहीं कर सकती, क्योंकि उनका एक किस्म का राजनीतिक झुकाव है। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे उनके जुड़ाव की जानकारियां दी, साथ में उनके परिवार, उनके बच्चों के जुड़ाव की जानकारियां दी, और उस सब परिस्थितियों के मद्देनज़र उन्होंने ये मांग रखी थी कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले से अपने को रिक्यूज कर लें, यानी इस मामले से अपने को अलग कर लें और किसी दूसरी बेंच को ये मामला सौंपा जाए। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि नहीं, वो इस मामले से खुद को अलग नहीं करेंगी। जो अरविंद केजरीवाल का बहुत जिस चीज़ पे एम्फेसिस था वो ये था कि आपने इस पूरे मामले को सिर्फ 10 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे की सुनवाई में, और एक सालों साल से लोअर कोर्ट ने सुनवाई करके जो फैसला दिया है उसके पूरे अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह लगा दिया 5 मिनट की सुनवाई में। तो इससे ये संदेश जाता है कि आप मेरे प्रति बायस्ड हैं। अब ये सारी स्थितियां हैं प्रोफेसर साहब इस पूरे केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट में हो रहा है। मेरे हिसाब से दोनों पार्टीज ने लीगल सिस्टम और
जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया या उस पर प्रश्न चिन्ह लगवाए। अरविंद केजरीवाल के आर्गुमेंट्स जो उन्होंने अकेले किए कोर्ट में खुद खड़े हो के, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वो उन्होंने कही और वो उनका वकील नहीं कह पाता। हाँ। ममता बनर्जी से किसी ने उसका कंपैरिजन किया, भाई ममता बनर्जी तो अपने राज्य के नागरिकों के अधिकार के लिए गई थी, वो कि उन्होंने भी कोई ऐसी नई बात नहीं कही थी, लेकिन चलिए एक ऑप्टिक्स थी एक नेता की जो चुनावों में जाने वाला था। अब यहां पर अगर ये खुद ना जाते और इनके वकील ने एक एप्लीकेशन रिक्यूजल की दी होती, इतना बड़ा ड्रामा ना हुआ होता, शायद वो रिक्यूज कर जाते। फिर उन्होंने रिक्यूज ना करके मेरे हिसाब से अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। वो बातें जो आपने अभी जिक्र की और जो अरविंद केजरीवाल ने अपने लेटर में भी लिखी कि साहब वो आरएसएस के फंक्शंस में गई, बाद में उन्होंने अपने फैसले में कह दिया फंक्शन में जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हीं के वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने कहा जितनी बार वो गई उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ या उनको कुछ मिला। जी जी। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज हुए हैं, बाद में वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी चेयरमैन रहे, क्योंकि कुछ एनवायरमेंट के अवार्ड्स का भी आपने जिक्र किया इसलिए मुझे उनका नाम याद आया, जस्टिस गोयल। जी जी। उनके ओरिजिनल अपॉइंटमेंट के सिलसिले में जो आईबी की इंक्वायरी थी उसमें लिखा गया कि साहब ये महाधिवक्ता संघ में आते जाते रहे हैं और इस पे ऑब्जेक्शन लग गया था। वाजपेयी जी जो थे वो प्रधानमंत्री थे, अरुण जेटली जी उनके लॉ मिनिस्टर थे, तो ये फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ क्लियर, फिर इंसिस्ट किया सरकार ने, तब वो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट क्लियर हुआ और 2014 में फिर जाहिर है वो गो के सीनियरिटी में तो नहीं थे ऑल इंडिया टॉप में, लेकिन ये कि नई सरकार उनको सुप्रीम कोर्ट ले आई और सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद उनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन भी बना दिया गया। जी। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को बिला वजह डिस्प्यूट में लाई या पब्लिक डोमेन में लाई। एक 1998 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का ही, शिवानंद पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें कि ये भी कहा गया है कि रिक्यूजल जो है कैजुअल नहीं हो सकता है, कि जनरली अगर वाइडर जुडिशियल प्रिंसिपल्स पे जाएं तो सबसे अच्छी बात तो होगी कि वॉलंटरी हो, रिक्यूजल वॉलंटरी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक प्रिजम्पशन है जुडिशियल सिस्टम में कि जज इम्पार्शियल है, लेकिन अगर उसे लगता है कि इसमें इम्पार्शियलिटी टेस्टेड होगी या संदेह के घेरे में है तो वो वॉलंटरी हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये भी नहीं है कि कैजुअल, अब जैसे आपने कहा कि इससे जो है जुडिशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस का, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर रिक्यूज़ल जो है बराबर डिमांड पे होता रहा जजेस का तो उससे जुडिशियल सिस्टम पे कॉन्फिडेंस कम भी हो सकता है, क्योंकि ये एक बायस की थियरी जो है बहुत, और ख़ासकर पॉलिटिकल फिगर जैसा कि इन्होंने कहा कि वकील के बजाय राजनेता करने लगें, तो इसमें बायस की थियरी जो है काफ़ी परवेशिव हो जाएगी और उससे भी जुडिशियल इम्पार्शियलिटी का जो प्रिंसिपल है वो कमज़ोर प्रभावित होगा। सर ने जिक्र किया जस्टिस रमन्ना का, तो उन्होंने जब ये मामला था, इसका नागेश्वर राव वाला मामला था, जब इसको चैलेंज किया जा रहा था, तो उसमें रंजन गोगोई चीफ वाला, हाँ सीबीआई चीफ वाला रंजन गोगोई साहब, जस्टिस AK सीकरी और रमन्ना ने भी अपने आप को उसमें रिक्यूज़ कर लिया था। उन्होंने कहा कि मैंने इनकी बेटी की शादी अटेंड की है, यहाँ तो आपके बच्चे जो है वो डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी दिख रहे हैं, तो वो तो एक बात तो है। और दूसरा इसमें यह है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो ट्रांसपेरेंसी सर अगर मान लीजिए उस तरफ बात जाती है और जिस तरीके से हो रही हैं, तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि चीज़ें एक शायद इसमें आगे ये बात भी आ सकती है कल को कि जुडिशल अपॉइंटमेंट जो हैं उन पर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें भी ट्रांसपेरेंसी की तरफ सवाल हो सकता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और इस मौके पर पूरे 1 महीने यानी मई के पूरे महीने में न्यूज़ लॉन्ड्री एक स्पेशल अपना प्रेस फ्रीडम मंथ सेलिब्रेट कर रहा है और इस पर विशेष सब्सक्रिप्शन के ऑफ़र रहेंगे पूरे महीने के दौरान। तो आप इंडिपेंडेंट और विज्ञापन से आज़ाद पत्रकारिता के लिए
हमारे इस पूरे फ्रीडम मंथ के में चलने वाले विशेष ऑफर का लाभ उठाएं और न्यूज़ लॉन्ड्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी मदद से हमारी पत्रकारिता, विज्ञापन मुक्त पत्रकारिता मजबूत होगी। और हमने इसीलिए इस पूरे फ्रीडम मंथ का जो नारा दिया है उसका नाम है पूरा कि आज़ादी डर से और बिना भय मुक्त पत्रकारिता, ताकि मीडिया आज़ाद रहे। तो इसको आप अपने सब्सक्रिप्शन से हमारे इस पूरे महीने चलने वाले कैंपेन को मदद कीजिए। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, और जो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि द ग्रेट अंडमान निकोबार इलाके में जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत बहुत सारी विकास की परियोजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे का निर्माण होना, उसमें मुख्य तौर पर जो चीज़ें, उसमें एक ट्रांसशिप बंदरगाह का निर्माण है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, एक पावर प्लांट बनना है, बहुत सारे रेजिडेंशियल इलाके डेवलप होने हैं। और निकोबार जो द्वीप है, जो आइलैंड है, ये दुनिया के उन कुछ बचे खुचे हिस्सों में से एक है जो अभी भी हज़ारों हज़ार साल के अपने नेचुरल जो उसकी प्राकृतिक अवस्था है, जो उसके जंगल हैं, जो उसके वो अपनी वास्तविक ओरिजिनल स्थिति में है, उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं हुआ है। 5-6 हज़ार की कुल आबादी है जो अभी रहती है। और इस पूरी परियोजना के बाद जो वहाँ पर लोगों को आने जाने का, वहाँ पर लोगों के बसने का, और ये जो सारा प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट है, ये सब मिला जुला के जो होता है, वो एस्टिमेटेड है 3.5-4 लाख लोगों को। मैं ऐसे कह रहा हूँ 3.5 लाख लोग, इतने लोगों के लिए वो डेवलप हो जाएगा। और फिर वहाँ पर पर्यटन, टूरिज्म, ये सारी चीज़ें भी बढ़ेंगी, बहुत सारी गतिविधियाँ बढ़ेंगी। तो वो जो उसका अनटच्ड, अनछुआ जो उसका प्राकृतिक सौंदर्य है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर एक ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, मानवीय हस्तक्षेप होगा। और उसके बाद जो, जैसा कि हम दुनिया भर के तमाम हिस्सों में देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ वहाँ के स्थानीय वनस्पतियाँ हैं, कुछ स्थानीय जंतुओं की प्रजातियाँ हैं, और उसके अलावा वहाँ पर 2 बहुत स्पेसिफिक आदिम जातियाँ, मानव इंसानी जातियाँ रहती हैं, और जो बहुत सीमित संख्या में हैं। उन सब के ऊपर एक तरह से इन सारी चीज़ों का असर पड़ना है। तो इसको ले देकर अंडमान को, ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इसका विरोध हो रहा है। पर्यावरणविद जो है इस पर बहुत सारी चिंताएं जता रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में, जैसा मैंने बताया था शुरुआत में, कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहाँ गए और उन्होंने इस पर बड़ी चिंता जताई, और उन्होंने इसको एक तरह से एक बहुत बड़ा स्कैम और उसकी प्राकृतिक संपदा की हत्या करार दिया। इसमें एक सवाल ये उठाया गया है जो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि वहाँ एंडेमिक प्रजातियाँ हैं, ये तो सच है, जिसको बचाने की बात है, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे कि जो मैकॉक है वहाँ पर, या जो वहाँ पर कछुए हैं उनको, या वहाँ की एक स्पेशल एक एंडेमिक प्रजाति है बर्ड की, उसको बचाना, ये सब बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो तो सवाल है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल मुझे तब इसका इंटरेस्ट जगा जब पत्रकारों ने और जानकारों ने लिखना शुरू किया कि इसमें उस प्रोसेस को वायलेट किया गया जिस प्रोसेस के जरिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्लियर किया जाना चाहिए। तो उस पर भी सवाल हैं, और गंभीर सवाल हैं। लेकिन सरकार ने ये कह दिया है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की इसको क्लियरेंस है, और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, उसकी इसको अप्रूवल है। और एनजीटी को ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में सेफगार्ड्स को माना गया है, मतलब कि प्रॉपर सेफगार्ड्स अपनाए जा रहे हैं। अब वो प्रॉपर सेफगार्ड्स क्या हैं, उसमें सरकार ने कहा है कि इस पे हम प्रॉपर रीप्लांटेशन होगा जो जगह है, और हम बहुत छोटे हिस्से को, बहुत छोटे तो नहीं, मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि इसके बड़े हिस्से, एक हिस्सा जो है वो अनटच्ड रहेगा। और दूसरा, उन्होंने साथ में ये बताया है कि किस तरह से वो जो प्रजातियां हैं वहाँ पर, उनको बचाने के लिए करेंगे। जैसे कोरल रिलोकेशन की उन्होंने बात की, अभी कितना हो पाएगा ये तो नहीं मालूम। और दूसरा, उन्होंने वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन के सवाल बताए हैं। तो एक चीज़ और मैं खाली जोड़ दूँ हृदय, आपको रोक रहा हूँ, माफ़ी। जो रिफॉरेस्टेशन का इसमें प्रोसेस है, वो बड़ा ही, मुझे बहुत ही मतलब मजाक लगता है, और जिसको कहते हैं कि अव्यवहारिक लगता है, कि जो पेड़ वहाँ काटे जाएंगे बड़ी संख्या में,
उसके लिए जो पेड़ लगाया जाएगा उतना ही बड़ा जंगल एक लगाया जाएगा, वो हरियाणा में लगाया जाएगा। अब ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया कि जो तबाही निकोबार में होगी या जो गड़बड़ी होगी वो हरियाणा में जंगल लगा देने से क्या होगा। एक तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो रीप्लांटेशन या रिफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट इतना खराब है कि 10 में से 2 प्लांट सर्वाइव करते हैं बमुश्किल, वो हालत है। हाँ, मुझे पेड़ लगाना ही एक बहुत बड़ा स्कैम लगता है हमेशा कि पेड़ लगाने के नाम पे चंडी प्रसाद भट्ट जी ने एक बार कहा था कि अगर पेड़ जितने लगाने की बात हुई है, अगर उतने पेड़ हमारे उत्तराखंड में लग गए होते तो हमारे उत्तराखंड में रहने के लिए जगह नहीं बचती। हाँ, जंगल ज्यादा हो जाते हैं, कागजों में लगते हैं और पेरिश हो जाते हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रफल से ज्यादा जंगल और पेड़ हो गए। हाँ, तो ये बात तो है, लेकिन इसको अगर हम गंभीरता से अगर हम इसको कहें कि हाँ चलो सरकार कर भी रही है, तो वो प्लांटेशन किस तरह का उस जगह भी होगा, ये बड़ा सवाल होता है। दूसरी बार क्या होता है कई बार कि अब अधिकारियों को कई बार पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं मिलती है और वो ग्रासलैंड्स पे लगाते हैं या उन जगहों पे लगाते हैं जो अपने आप में इकोसिस्टम है। हाँ। जो नहीं, वो इकोसिस्टम है। हरा भरा ग्रासलैंड सूखे होंगे लेकिन वो इकोसिस्टम है ना, जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट भी एक इकोसिस्टम है। आप ये नहीं कह सकते मैं डेजर्ट को हटा के यहाँ पर ग्रीनरी कर दूंगा, कि उसका अपना महत्व है सिस्टम में। तो अब मोटे तौर पर जो इसके हम जिसे कहते हैं कंक्लूजन के रूप में अगर बात कहें तो ये लड़ाई है कंजर्वेशन की और डेवलपमेंट के बीच के, जो वकालत करते हैं लोग उनकी। अब इस लड़ाई में जो मैं एज ए ऑब्जर्वर सिर्फ कह सकता हूँ अध्ययन के बाद, वो ये कि सरकार अगर जो बातें कह रही है वो करती है तो सम डिस्ट्रक्शन के साथ ये प्रोजेक्ट कैन गो थ्रू, लेकिन ये इतना अनटच्ड इलाका है और इतना प्रिस्टीन इलाका है, तो सरकार क्या इसका विकल्प ढूंढ सकती है और इसको डाउनसाइज कर सकती है। पहला नंबर ये डाउनसाइज का मतलब है कि जैसे आपने कहा इसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है बहुत बड़ा, एक एयरपोर्ट है जो मिलिट्री और सिविल यूज के लिए होगा, एक पावर प्लांट है और इसमें एक टाउनशिप है जो 4000% आबादी को वहां की बढ़ाएगी। अब इसमें भी क्लियर लोगों को पूरी बात बतानी है, 4000% इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आबादी बहुत ही कम है वहां पर, लेकिन जो बना रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। इसमें मुझे सरकार के प्रोजेक्ट को पुश करने से ज्यादा इस बात का ज़्यादा मेरा विरोध है, या जो मैं कह सकता हूं कि रिजर्वेशन है, वो ये कि सरकार ने वहां पर जाने में अब लोगों के लिए ये बता रहे हैं, लोग जो वहां जाना चाहते हैं, जो साउथ इंडिया में रहते हैं, जिनके लिए संसाधनों की नज़र से जाना है, वहां पर बिल्कुल उसे कॉर्डन कर दिया है। मतलब वहां पर काफ़ी नज़र रखी जा रही है कि वहां कौन से लोग जाएंगे, क्या वो रिपोर्टिंग करेंगे। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।